So hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be discussing with you Indian classical literature, that is Indian classical literature. And आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द महाभारता के डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो बहुत टाइम से बच्चे जो है इस चीज़ के लिए पूछ रहे थे और इस चीज़ के लिए बता रहे थे और कह भी रहे थे कि इसके ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लाई जाए, बिकॉज उनका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो है बहुत ही जल्द जो है पेपर है, मतलब कल ही पेपर है कई बच्चों का, तो एंड कई बच्चों का हो सकता है आगे फ्यूचर में हो। सो दैट इज वाई मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो है आपके लिए बना दी जाए। और ये वीडियो होने वाली सिर्फ और सिर्फ द महाभारता एंड द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग के ऊपर। ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना, एंड द लाइक टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इज ओनली 20 लाइक्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जो आपका द महाभारता है एंड द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द 3 स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ महाभारता। सो आपको इसमें बताने हैं 3 स्टेजेस कौन से एवोल्यूशन ऑफ महाभारता के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि जो महाभारत है ये 2 ग्रेट एपिक्स की है of Hindu mythology and has undergone through the significant evolution over the centuries. और जो 3 stages है evolution के इसमें महाभारत में, that is वैदिक पीरियड, एपिक पीरियड एंड पुराणिक पीरियड। सो अब आपको बताना चाहिए कि तीनों पीरियड जो है वो क्या क्या है एंड किसके बारे में बताते हैं। सो फर्स्ट इज वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीरियड जो है ये पीरियड जो रेफर किया जाता है उस टाइम को, टू द टाइम व्हेन जो इवेंट है डिस्क्राइब करते हैं महाभारत का बट बिलीव टू हैव टेकन प्लेस, मतलब कि उस टाइम है जब ये जैसे बिलीव किया जाता था कि महाभारत जो है वो रियल में हुई है। एंड ये बिलीव किया जाता है डेट जो ओरल ट्रेडिशन है महाभारत का वो एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो मतलब कि उस समय कोई ऐसे रिटर्न पीरियड नहीं था एंड दैट वाज द वैदिक पीरियड कि जब कोई रिटर्न नहीं था, टेक्स्ट नहीं था फॉर द महाभारत। और ये बिलीव किया जाता था, हाँ ये तो मैंने आपको बताया था। एंड द एपिक वाज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग। और ये जो एपिक है मतलब जो महाभारत की एपिक है एंड ये धीरे धीरे जो है वो स्प्रेड हुई बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि जनरेशन ने जो है आपस में एक दूसरे को जो है बताया अबाउट द महाभारत एंड धीरे धीरे करके जो है इसके ऊपर पूरी हम कह सकते हैं बहुत सारी सीरीज बनी है इसके ऊपर, एपिसोड्स वगैरह बहुत सारे बने, बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह ने बनाए महाभारत के ऊपर पूरे पूरे सीरीज कंप्लीट करी है। सो दैट इज वाई कि महाभारत जो है धीरे धीरे जो जनरेशन बाय जनरेशन स्प्रेड हुई बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट वी हैव इज द एपिक पीरियड। अब सर पीरियड जो है मतलब ये एपिक पीरियड जो है वो रेफर करता है इस टाइम को जब महाभारत जो है उसको लिखा गया, रिटन डाउन इन इट्स करंट फॉर्म, मतलब उसको लिखा गया। जो ऑथरशिप है महाभारत की वो एट्रीब्यूट की हुई है, मतलब एट्रीब्यूटेड है टू द सागा व्यासा, मतलब सेग व्यासा, मतलब उन्होंने ये लिखी है पूरी इसको, हु इज सेड टू हैव द कंपोज्ड ऑफ द एपिक बिटवीन 8th एंड 19th सेंचुरी बीसीई। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है महाभारत को लिखा गया था इन संस्कृत एंड इसमें कंसिस्टेड थे टोटल 24,000 वर्सेस। अब हम बात कर लेते हैं पुरानिक पीरियड के बारे में। सो नाउ इज पुरानिक पीरियड। सो पुरानिक पीरियड जो है ये रेफर किया जाता है टू द टाइम जब महाभारत जो है उसको रिवाइज किया गया, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम जो बदल रहा है, सो उसकी वजह से क्या हुआ महाभारत को रिवाइज किया गया, उसमें बहुत सारी न्यू स्टोरीज ऐड की गई एंड न्यू कैरेक्टर्स जो है इंक्लूड किए गए। ये पीरियड जो है वो बिगिन हुआ था 4th सेंचुरी सीई, मतलब सीई में या 4th सेंचुरी सीई में, एंड कंटिन्यू करता है अंटिल 18th सेंचुरी। ड्यूरिंग दिस टाइम महाभारत जो है वो एक्सपेंड हुई थी टू इंक्लूड ओवर 1 लाख वर्सेस एंड न्यू स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स जो इसमें ऐड हुए थे, इंक्लूडिंग पॉपुलर स्टोरी ऑफ कृष्णा। ये पीरियड जो है उसको देखा जाता है एज ए एमरजेंस ऑफ पुरानास एंड दैट इज विच आर कलेक्शन ऑफ हिंदू टेक्स्ट, और जो कि इंक्लूड करते हैं स्टोरीज ऑफ महाभारत। सो विद इन 3 or 4 minutes I have explained you this question. Now we will move to the next question, that is would it be correct to say that Mahabharata is a record of historical event? तो क्या ये सही होगा कि महाभारत को हम कहें कि ये एक रिकॉर्ड है हिस्टोरिकल इवेंट का? So let's begin with this answer now. So महाभारत जो एक एंशिएंट इंडियन एपिक है जो कि कंटेन करते हैं मिक्स ऑफ माइथोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड रिलीजियस टीचिंग्स। और ये जो एपिक है बेस्ड है मेनली ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड प्योरली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो इसको प्योरली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं माना जाता है। जो ये इवेंट्स है, जो इवेंट्स मतलब द इवेंट्स ऑफ महाभारत जो है बिलीव किया जाता है कि ये टेकन प्लेस हुए इन एंशिएंट इंडिया एंड पॉसिबली बिटवीन द 400 BCE टू एंड 400 CE। हाउएवर जो मतलब जो एग्जैक्ट डेट है वो अभी भी डिबेट में है, स्कॉलर जो है अभी भी डिबेट करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है किसी को नहीं पता है। बट ये एरा माना जाता है कि इस टाइम में जो है महाभारत जो है वो टेकन प्लेस की गई होगी इन द एंशिएंट इंडिया। सम स्कॉलर्स ये भी बिलीव करते हैं कि जो महाभारत है ये बेस्ड है ऑन द रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड दैट मेनी ऑफ द कैरेक्टर जो मेंशन है एपिक में वर एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स। और कम कुछ बिलीव करते हैं कि ये जो है दैट द एपिक इज अ वर्क ऑफ फिक्शन और इंक्लूड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ये रियल हिस्टोरिकल नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, जो महाभारत है वो रिमेन करती है एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन इंडियन कल्चर एंड रिलीजन एंड इट्स टीचिंग कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हिंदू
philosophy and ethics to this day. So now we have is the next question, जो कि मैंने आपको 5 minutes में 2 क्वेश्चन समझा दिए. So next question we have is third question, that is what is the purpose of having stories within stories in the epic. So epic में जो जनरली एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी होती है, एंड इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देने वाली हूँ आगे कि कहाँ कहाँ पे है ये, जनरली कौन कौन से टेक्स्ट ऐसे हैं. सो इसका क्या पर्पस होता है. सो ये क्वेश्चन वो है. सो इन लिटरेचर बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें स्टोरीज के अंदर स्टोरी होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेक्निक कहते हैं जो कहते हैं फ्रेम नैरेटिव और फ्रेमिंग डिवाइस, वेयर एक नैरेटिव जो है वो सर्व करता है ओवर सो एक नैरेटिव जो है वो सर्व करता है ओवर आर्करिंग फ्रेमवर्क ऑफ फॉर वन और मोर अदर नैरेटिव्स. देन यू हैव इज द लिटरेरी टेक्निक है, उसको ऑफन यूज किया जाता है इन द एपिक्स सच एज ओडिसिस, द अरेबियन नाइट्स एंड द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स अभी हो सकता है आप मे बी सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ो. जो पर्पस है ऑफ हैविंग स्टोरीज विद इन स्टोरीज इन द एपिक, ये डेप्थ को ऐड करता है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है ओवरऑल नैरेटिव बन जाती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द ओवरऑल नैरेटिव, और ये प्रोवाइड करती है एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी तो वो कंटिन्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करती है और एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है बिटवीन द वेरियस स्टोरीज, एंड ये अलाउ करती है एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट थीम्स, पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक ही स्टोरी में जो आपको डिफरेंट स्टोरीज के पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहे हैं. बाय एम्बेडिंग स्टोरीज विद इन अ लार्जर नैरेटिव, जो ये ऑथर है कि वो क्रिएट कर सकते हैं एक रिच टेपेस्ट्री ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड सेटिंग्स, एंड दैट कैन एनहेंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन विच जो स्टोरी है वो सेट है. एडिशनली जो फ्रेम नैरेटिव है वो अलाउ करता है ऑथर्स को टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इटसेल्फ also and the role it plays in shaping and understanding the world. So now we have moreover having stories within stories, हमें create कर सकते हैं sense of anticipation and intrigue as readers जो वो wonder करते हैं how the various narratives will intersect and connect the overarching plot. It can also serve as a way to break up longer narratives and ये provide करता है एक change of pace also and keeping the reader engaged, क्योंकि एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी है तो रीडर्स जो है वो बहुत जल्दी एंगेज रहते हैं. ओवरऑल जो यूज है, द यूज ऑफ स्टोरीज विद इन स्टोरीज जो है ये अलाउ करता है एपिक को फॉर मोर इमर्सिव एंड लेयर करता है रीडिंग एक्सपीरियंस को, एज वेल एज ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट थीम्स एंड आइडियाज. So now I have explained you the next question as well. So now we have the fourth question, that is briefly explain the concept of dharma as explored in the Mahabharata. So धर्मा का क्या मतलब मीनिंग है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है. सो धर्मा के बारे में मैंने आपको अपने मतलब वीडियो में बताया था डाइसिंग एंड सीक्वल ऑफ डाइसिंग में. सो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको और अच्छे से आंसर चाहिए, बिकॉज उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. बट हेयर आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एंड आंसर. एंड ये एब्सोल्यूट है, इज इट एब्सोल्यूट और डज इट वेरी अकॉर्डिंग टू वन सिचुएशन इन लाइफ. सो देखो अगर करंट लाइफ की बात करें, मैं आपको मॉडर्न लाइफ की बात बता रही हूँ, ऐसे नहीं आपको पेपर में लिखना है. बट देखो अभी मुझे बिलीव होता है, दैट इज आई फील लाइक कि धर्मा जो है अब पता है, क्योंकि मैंने कहते हैं ना कलयुग आ गया है, तो पहले सतयुग था तो आप एक कह सकते हो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और मुझे लगता है आप जैसा करोगे उसका अपोजिट भरोगे. मतलब अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ उतना ही बुरा होता है, और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया आपके साथ उतना ही अच्छा होता है. ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. अगर आप भी मतलब इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि हम लाइफ में बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बट एट द एंड क्या होता है, हमारे साथ खुद ही बुरा होता है. मतलब हमने तो नहीं किया किसी के साथ बुरा, हमने तो किसी के लिए बुरा कहा भी नहीं, बट एट द एंड आपको जो है एज अ बुरा जो है सफर किया जाता है, आपको करना पड़ता है, एंड दूसरे भी आपको बुरा बना देते हैं जिनकी आपने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी. सो मतलब आप कितना रिलेट कर पाते हो इस पूरे इंस्टेंस से या फिर इस पूरे मेरी सोच से, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो धर्मा जो एक मतलब हम महाभारत के बारे में बात कर रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट जो है धर्मा का, ये कैसे एक्सप्लोर करेंगे हम इसको, और क्या ये एब्सोल्यूट है इन वन सिचुएशन इन लाइफ. सो धर्मा जो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट था धर्मा मतलब महाभारत में, और वन ऑफ टू मेजर संस्कृत एपिक्स जो है एंशिएंट इंडिया के, ये मतलब टू कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, महाभारत एंड रामायण. सो इट कैन बी ब्रॉडली अंडरस्टूड at the principle of righteous duty, cosmic order that underlie the universe. Also मैंने भी एक दो दिन पहले ये बात सुनी थी, मतलब टाइम तो पहले हो गया, पर एक दो दिन पहले फिर से मुझे किसी ने बात बताई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं इस आंसर के लिए. अगर आप चाहो तो इसको आप अपने टाइप ऑफ फ्रेम कर सकते हैं अपने लाइन्स में, अपने वर्ड्स में. दैट इज कि लाइफ में कहते हैं हमेशा रामायण आपको देखनी चाहिए और उसको लाइफ में फॉलो करना चाहिए, बट महाभारत बताती है आपको कि आपको उसको देखना, मतलब महाभारत को आपको देखना चाहिए और उसे क्या सीख लेनी चाहिए. दैट इज कि आपको क्या लाइफ में नहीं करना चाहिए. मतलब रामायण जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा आपको लाइफ में क्या करना है, एंड महाभारत आप देखोगे तो आपको लाइफ में ये पता चलेगा आपको क्या नहीं करना.
सो एक महाभारत जो है ये धर्म एक्सप्लोर करती है इन ग्रेट डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एंड देयर आर वेरियस वेज इट इज कंसेप्चुलाइज्ड एंड अंडरस्टूड बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स। हाउएवर जो एक की आइडिया जो एमर्ज करता है जो धर्म का, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करता है इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। इंस्टेड ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द वन सिचुएशन इन लाइफ, सोशल पोजीशन एंड पर्सनल एबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes. So next you have is, for example, a warrior dharma जो है may require him to fight and kill in battle and to protect his kingdom and uphold justice. While जो ब्राह्मण धर्म है वो रिक्वायर कर सकते हैं परस्यू ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। सिमिलैरिटी जो रूलर्स है धर्म के वो रिक्वायर करते हैं टू गवर्न जस्टली, मतलब कि वो बिल्कुल फेयरली गवर्न करे एंड वो देखे कि वेलफेयर हो सबका। एंड वाइल द कॉमनर्स जो धर्म है मे वो रिक्वायर हिम टू बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इन हिज प्रोफेशन। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया अबाउट द धर्म एंड इन द महाभारत इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो नाउ वी विल द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वुड यू अग्री विद द व्यू दैट डेस्टिनी जो है इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। सो सेम इसमें पूछा गया है कि अगर आपको क्या लगता है कि जो आपके आप मतलब कहते हैं ना जैसे आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपको जो फ्यूचर मिलेगा, मतलब जैसे कहते हैं ना कई लोग ये भी कहते हैं जैसी पढ़ाई करोगे वैसे फ्यूचर मिलेगा, बट आजकल की लाइफ में तो मुझे ये भी नहीं लगता, बिकॉज कई बार आप कम पढ़ाई करते हो ज्यादा नंबर आ जाते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते हो कम नंबर आ जाते हैं। सो कुछ नहीं पता लाइफ का भाई। सो नाउ वी हैव इज द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत आई थिंक यस, सो इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। पेपर में छोटी छोटी चीजें याद रखना बिकॉज इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट होने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत ये कहा जा सकता है कि जो कॉन्सेप्ट है डेस्टिनी का, ऑल्सो नोन एज फेट और कर्मा, ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन या फिर वंस धर्म जो आप कर्म करते हो। अकॉर्डिंग टू महाभारत एवरी एक्शन जो है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और वंस करंट सर्कमस्टांसेस जो है वो रिजल्ट होते हैं आर पास्ट एक्शन, मतलब जो भी हमारे रिजल्ट है वो हमारे पास्ट एक्शन के ऊपर निर्भर करता है। और ये कहा जाता है, इसे कहा जाता है दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कर्मा। देयरफॉर एक डेस्टिनी जो मतलब कि एक की डेस्टिनी जो है और फेट जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है बाय देयर एक्शन एंड बाय द चॉइस दे मेक इन लाइफ। जो महाभारत है उसमें कैरेक्टर्स है लाइक अर्जुना, द्रौपदी, कर्णा, जो कि फेस करते हैं बहुत सारे डिफरेंट फेट्स ड्यू टू देयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन या फिर उनके कर्म की वजह से। फॉर इंस्टेंस जो अर्जुन है, मतलब इसमें एग्जांपल बताया गया है कि जो अर्जुन की डेस्टिनी है, अर्जुना's डेस्टिनी, जो कि शेप की गई थी बाय हिज ओन एक्शंस एज अ वॉरियर, वाइल जो कर्णा की फेट थी वाज डिटरमाइंड बाय हिज चॉइस एंड एक्शन एज अ पर्सन। थस ये कहा जा सकता है कि महाभारत जो है वो प्रेजेंट करता है वर्ल्ड व्यू इन विच वन डेस्टिनी जो है इंटीमेटली कनेक्टेड होती है टू द एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो फ्रॉम देम। Sixth question we have is now, that is, if one is destined to suffer, how can he or she make suffering bearable? So अगर एक को जो है हमें पता है कि उसको सफर करना ही है, तो हम कैसे उसके सफरिंग जो है बेयरेबल बना सकते हैं। और ये हमारे ऊपर भी हो सकता है कि अगर हमारे को पता है कि लाइफ में हमें सफर करना है तो हम कैसे उसे बेयरेबल कर सकते हैं। वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक तो हार्डवर्क एंड दूसरा आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। लाइक इन करंट वर्ल्ड आई एम सेइंग तो आपको हार्डवर्क सीखना पड़ेगा एंड दूसरा खुश रहना बिकॉज और सेटिस्फाई होना, या सेटिस्फाई होना लाइफ में बहुत जरूरी है। बट ऐसा नहीं कि अभी से लाइफ में सेटिस्फाई हो जाओ बिकॉज अभी आपने लाइफ में काम करने शुरू करने हैं तो अभी तो सेटिस्फाई नहीं होना, बट यस ट्राई करो एक टाइम आए जब आप लाइफ में सेटिस्फाई हो जाए कि यस अब आपको यहीं टिकना है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस पेस, मतलब कि आपको इसी में धीरे 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 ऊपर जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको इधर चेंज करना उधर चेंज करना, जैसे कहते हैं ना लाइफ में भी एक टाइम तक जॉब या फिर सेटल कर हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद जो आपको बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ के लिए और ज्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन दैट इज कि हम अपनी जो सफर है उसको कैसे बेरेबल बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू महाभारत जो सफरिंग है वो इनेविटेबल पार्ट है लाइफ का, मतलब कोई ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में आएगा और किसी की में नहीं आएगा, सबकी लाइफ में सफरिंग आती है। अगर आप एज ए आज कॉलेज स्टूडेंट हो, मतलब ये बने हो कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप अभी आपको लगेगा कि यार ये बच्चा कितना मतलब है, ये बच्चा कैसे है, बट पता है जब आप फोर्थ या आई विल से फोर्थ या फिर थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो आपको धीरे धीरे पता है और बच्चों के बारे में पता चलेगा, उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में पता, उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा। तो आपको पता है क्या लगेगा, अभी मैं कहूंगी अभी आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल हेल्दी होंगे, धीरे धीरे देखना अभी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में हर बच्चे की कॉलेज में दवाई चल रही होती है, हर बच्चा किसी ना किसी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा होता है। जैसे अगर आज मुझे लगता है कि मैं सफर कर रही हूँ तो कल कोई और हो सकता है, कोई और भी सफर कर रहा है बट आपको नहीं पता। एंड जब आपको पता चलेगा तो आप उससे बहुत रिलेट कर पाओगे, और एक टाइम पे आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में यार ये कितना मतलब खुश है, बट बाद में आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, किसी की लाइफ में भी इतनी खुशी नहीं है।
सो अकॉर्डिंग टू महाभारत सफरिंग जो है वो एक इनएविटेबल पार्ट है लाइफ का एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ कार्मिक डेब्ट्स, मतलब जो आपके कर्म है उसी का रिजल्ट है ये, एंड प्रीवियस लाइफ में अपने क्या क्या एक्शंस आपके वर्क रहे हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जिससे आप जो है सफरिंग को बहुत ज्यादा बेरेबल बना सकते हैं। डेट इज वन सच प्रैक्टिस जो है वो है डेवलप इक्विनिमिटी टुवर्ड्स बोथ प्लेजर एंड पेन, मतलब दोनों को इक्वल कर लो कि प्लेजर और पेन को आप दोनों को इक्वली सफरेबल बनाओ। दिस मीन्स कि दैट वी शुड नॉट बिकम ओवरली अटैच टू थिंग्स, मतलब कि आप किसी भी चीज से इतना अटैच नहीं हो जाओ, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी इंसान से इतना अटैच नहीं होना चाहिए। नॉट शुड वी बिकम ओवरवेल्म बाय द पेन, मतलब कि ना हमारे को इतना दुख ही होना चाहिए जब हमारा पेन हो, मतलब इट्स लाइक कि लाइफ में नॉर्मल पेस से चलो एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंस्टेड वी शुड स्ट्राइव, मतलब हमारे को जो स्ट्राइव करना चाहिए फॉर अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, कि ताकि हम खुश रहे नॉर्मल लाइफ जीते रहे, और रिकॉग्नाइज करना चाहिए बहुत प्लेजर एंड पेन को एक इम्परमानेंट, मतलब कि एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट नहीं है, कभी आप खुश होगे कभी आप दुखी होगे, फिर आप खुश होगे फिर आप दुखी होगे, फिर खुश होगे फिर दुखी होगे, तो ये सब्जेक्ट है जो कि चेंज होता रहेगा। अनदर प्रैक्टिस जो कर सकते हो दैट इज help us to cope up with suffering is to cultivate gratitude for blessing that we do in our lives, मतलब एक अच्छे कर्म करना शुरू कर दो एंड अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका जो अच्छा रिजल्ट और अच्छा फल जो है वो मिलेगा। दैट इज द मेन थिंग एंड बाकी अभी रीड कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have is question number 7, that is what is the cause of Duryodhana's unhappiness when he attends Rajasuya Yagya organized by the Pandavas? So जब ये राजसूय यज्ञ जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है पांडवास के द्वारा, तो दुर्योधन इतना अनहैप्पी क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मायावी महल हो तो उसको देख के बहुत ज्यादा भरान आता है, क्योंकि उसको तो लगता है मैंने तो इनको बंजर जमीन दी थी एक टाइप की, बट इनके पास मायावी महल है, मतलब इतना अच्छा महल, तो उसको देख के वो बहुत ज्यादा जैसे ना ग्रीड या फिर सेल्फिश हो जाता है टाइप ऑफ। एंड दूसरा जब वो पानी में गिर जाता है विच फील्स लाइक कि ये जमीन है ग्लास है वो, बट इन रियलिटी में वो पानी में गिर जाता है। एंड दिस इज द आंसर हियर कि दुर्योधन जो है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था एट राजसूय यज्ञ बिकॉज उसको एक तो ऑनर और रिस्पेक्ट नहीं मिली थी जो कि उसको लगता था कि पांडवास को उसे देनी चाहिए थी, एंड जो अदर किंग्स जिन्होंने रिसीव करी थी उतनी उसको जो नहीं मिली थी। सेकंड थिंग इसको जो राजसूय यज्ञ था वो एक ग्रैंड सेरेमनी थी जो कि ऑर्गेनाइज करी थी पांडवास ने, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके अपनी पावर को और डोमिनेंस दिखा सकते ओवर द अदर किंगडम्स। एज अ पार्ट ऑफ सेरेमनी उन्होंने इनवाइट किया था ऑल द रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज एंड पार्टिसिपेट किया था, मतलब उन्होंने ये भी कहा था ऑफर की थी रिस्पेक्ट टू युधिष्ठिर द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास। नाउ वी हैव इसके जो दुर्योधन जब अराइव होता है सेरेमनी में, ही वाज स्टक बाय द ग्रैंडर ऑफ द इवेंट, मतलब कि इतना अच्छा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पांडवास एंड ये मायावी महल इनका कैसे हो सकता है। उसको लगा ही फेल्ट दैट कि ही वाज नॉट बीइंग गिवन रिकॉग्निशन एंड स्टेटस जो कि वो डिजर्व करता है एंड डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल किंग इन हिज ओन राइट। सो ये वो उसको फीलिंग होती है एनवी एंड रिजेंटमेंट एंड वो बहुत ज्यादा उन्हें मैग्निफिशेंट होता है पैलेस में, मतलब ही सॉ द मैग्निफिशेंट पैलेस, मतलब जब उसने ये पैलेस देखा जो कि बिल्ड किया था पांडवास ने फॉर द गेस्ट एट द सेरेमनी, जो दुर्योधन है उसको ऐसा लगता है कि ये जो है मतलब पैलेस जो है वॉज फार सुपीरियर टू हिज ओन पैलेस, कि मतलब ये तो बहुत अच्छा है मेरे पैलेस से, एंड वो इसी की वजह से जेलस हो जाता है और अनहैप्पी हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है एक टाइप से, दुखी तो नहीं मतलब गुस्से में हो जाता है, दैट इज जेलस और एंग्री। सो अल्टीमेटली दुर्योधन की जो ये मतलब एनवी है, आई थिंक इसको AENVY दैट इज एनवी, बट आई डोंट नो व्हाट इज इट्स प्रोनाउंसिएशन। सो दैट इज अल्टीमेटली जो दुर्योधन है उसकी प्राइड जो है उसका मेन कॉज बनता है अनहैप्पीनेस का एट द राजसूय यज्ञ, एंड इसका जो ऑब्सेशन है विद द स्टेटस एंड रिकॉग्निशन उसको ब्लाइंड कर देता है ट्रू पर्पस ऑफ द सेरेमनी, जो कि ट्रू पर्पस सेरेमनी का था वो भूल चुका था, which was to unite the various kingdoms and to establish Yudhishthira's leadership over them. So now we have the next question, that is 8th one, that is why does Yudhishthira accept the challenge for game of dice? So Yudhishthira जो है accept क्यों करते हैं game of dice को challenge को, and also I think next question इसका है कि जब वो second time फिर से करता है तब वो क्यों accept करता है, तो second time फिर से वो game of dice क्यों accept करता है। So इसका मैं आपको दोनों का आंसर एक साथ ही धीरे धीरे दूंगी, that is फर्स्ट इज कि युधिष्ठिर जो है वो कौन है, सो वो है एल्डेस्ट पांडवास इन हिंदू एपिक जो कि महाभारत में, एंड उसका वो एक्सेप्ट करते चैलेंज ऑफ गेम ऑफ डाइस फॉर सेवरल रीजंस, एंड नाउ वी विल सी कि क्या रीजंस रहे थे उसके। जो मेन रीजन था युधिष्ठिर का वाज कि वो एक्सेप्ट करना था चाहता था चैलेंज बिकॉज उसका मैटर ऑफ ऑनर, तो उसको लगता था कि वो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा महान है, तो इसकी वजह से उसने किया। एंड दूसरा उसको ये था कि भाई किसी ने मुझे चैलेंज किया और मैं उसको मतलब जैसे कहते हैं ना करारा जवाब ना दो, ऐसे कैसे हो सकता है। कौरवास
द कौरवास हिज कजिन्स एंड राइवल्स। उन्होंने चैलेंज किया था गेम ऑफ डाइस के लिए एंड ही डिड नॉट वांट टू अपीयर वीक, तो वो वहाँ पे कावर्डली और वीक जो है वो अपीयर नहीं करना चाहता था, दैट इज वाई उसने रिफ्यूज नहीं किया। एज अ प्रिंस एंड अ लीडर उसको ये लगा कि ये उसकी ड्यूटी है टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड वो रिप्रेजेंट करे अपनी फैमिली एंड किंगडम को। नहीं तो सबको लगता है ये तो बहुत ज्यादा वीक है, ये तो बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा। सो अनदर रीजन जो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि उसको लगता था कि वो एक स्किल गैम्बलर है। और युधिष्ठिर जो है वो रिओन करता था विजडम, इंटेलिजेंस एंड ऑनेस्टी को, एंड वो बिलीव करता था डेट कि उससे ज्यादा और कोई स्मार्ट नहीं है इन दिस गेम, मतलब मेनली इस गेम में। एंड वो कॉन्फिडेंट था कि वो अपने ब्रदर्स को एंड अदर एडवाइजरीज वुड बी एबल टू हेल्प हिम, कि वो उसको हेल्प करेंगे एंड वो कोई भी सारे राइट डिसीजंस करेगा, अवॉइड करेगा लूजिंग, मतलब वो हारेगा नहीं। फाइनली युधिष्ठिर का ये जो डिजायर है वो प्रूव करता है हिमसेल्फ एज अ एंड डेमोन्स्ट्रेट हिज सुपीरियरिटी ओवर कौरवास। बट वो बहुत ज्यादा प्राउड होता है ऑफ हिज लीनियज की उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है, एंड बाय विनिंग द गेम उसको लगता है कि मैं जो है बहुत ज्यादा अर्न कर लूंगा रिस्पेक्ट फ्रॉम द कौरवास, एंड इससे जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड प्रिंस बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज दुर्योधन वांट टू कॉल पांडवस बैक to for the second game and why does Yudhishthira accept the challenge? So first game वो हार जाता है, इसके बाद स्टोरी ये थी कि वो फर्स्ट गेम हार जाता है एंड सेकंड गेम के लिए वो क्यों आता है दोबारा से, जब वो सारे गेम मतलब फर्स्ट गेम में जब वो अपने आप को हार जाता है, अपने भाइयों को हार जाता है, अपनी प्रॉपर्टी एंड जो भी ज्वेलरी वगैरह थी उन सबको हार जाता है, अपनी वाइफ को हार जाता है। सो नेक्स्ट गेम वो क्यों एक्सेप्ट करता है, दैट इज बिकॉज सो दुर्योधन, अब आपको बता दूं मैं, सो दुर्योधन जो है वो एल्डेस्ट कौरवास का प्रिंस है और वो चाहता है कि पांडवास जो है फिर से आए, बिकॉज वो चाहता है कि ताकि वो और अच्छे से जो है वो ह्यूमिलेट कर सके, जैसे उसने फर्स्ट गेम में किया था उससे भी ज्यादा उन्हें अब ह्यूमिलेट कर सके। युधिष्ठिरा जो है एक एल्डेस्ट पांडवा प्रिंस है जो मैंने आपको बताया, और अब वो जो किंगडम, वेल्थ और इवन अपने ब्रदर और अपनी वाइफ को हार चुका था। एंड हिज अंकल शकुनी इज द रेड गेम ऑफ डाइस। तो शकुनी जो है वो होते हैं कौरवास के साथ एंड शकुनी के पास एक डाइस होती है जिससे जो है वो जो भी नंबर चाहता है वही नंबर आएगा। सो वो जैसे कहते हैं ना उसके इशारों पे नाचती थी वो गोटियां या फिर वो डाइस या डाइस। सो दुर्योधना जो है उसकी ईगो और उसकी जो प्राइड है वो उसको बहुत ज्यादा हर्ट करती है एंड वो चाहता है कि पांडवास जो है वो अपने किंगडम को फिर से छोड़ दे, मतलब उस किंगडम को छोड़ के चले जाए और वो एग्जाइल में चले जाए। एंड देयरफॉर ही वांटेड कि वो जो है फिर से एक सेकंड गेम ऑफ डाइस को बुलाए ताकि वो सोचते हैं मैं फिर से जीत जाऊंगा एंड पांडवास के स्पिरिट को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, उसको क्रश कर दूंगा। दुर्योधन जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसके पास शकुनी की एबिलिटी होती है टू मैनिपुलेट द डाइस एंड इंश्योर कर सकता है वो अपनी विक्ट्री। ऑन द अदर हैंड जो युधिष्ठिर है वो एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को टू द सेकंड गेम ऑफ डाइस एंड बिकॉज ही वाज बाउंड टू द ड्यूटी टू अपहोल्ड हिज वर्ड। सो नाउ वी हैव इज की एज पर द रूल्स ऑफ गेम, सो इफ अ प्लेयर जो है वो अगर हार जाता है ही हैड टू गो टू एक्साइल फॉर 12 आवर्स, तो उसको 12 ईयर्स के लिए उसको एक्साइल में जाना पड़ेगा एंड स्पेंड करना पड़ेगा 1 ईयर इन एक्साइल। सो नेक्स्ट वी हैव इज कि युधिष्ठिर जो ऑलरेडी वो लूज कर चुका था इस सारे गेम को, सो दुर्योधन जो है वो चैलेंज करता है उसे और फिर से वो एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो जो अपनी ऑनर और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। मोरोवर युधिष्ठिर जो वो कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्किल्स के ऊपर फिर से, और वो उसको पता था कि अब वो अगर फिर से एक्सेप्ट करेगा इस चैलेंज को वो फिर से जीत जाएगा, मतलब इस बार तो वो जीत ही जाएगा, जिससे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो रीगेन कर सके अपना लॉस्ट किंगडम को, और जो भी उसके साथ इंजस्टिस हुआ है उसके ब्रदर्स के साथ मिली और उसकी वाइफ के साथ, तो वो उसे फिर से जो है जीत ले या फिर सही कर दे। So next question we have is in the sequel of dicing, what kind of future does Vidur foretell? So sequence of dicing मुझे विदुर जो foretell क्या करते हैं फ्यूचर के बारे में। So sequel of dicing मुझे विदुर foretell करता है bleak future of kingdom of हस्तिनापुर। So वो प्रिडिक्ट करता है कि जो किंगडम जो है उसमें बहुत ज्यादा प्लेग होगा by disasters including floods, famine and that the people जो है वो सफर करेंगे greatly as a result। ऑल्सो वो प्रिडिक्ट करता है कि जो रूलर्स है किंगडम के वो बहुत ज्यादा करप्ट हो जाएंगे एंड वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने लोगों को। विदुर जो है वार्न करते हैं रूलर्स को कि वो डू नॉट चेंज देयर वेज एंड जो किंगडम है वरना डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड इट्स पीपल जो है वो बहुत ज्यादा टेरिबल फेट जो है वो फेस करेंगे। ओवरऑल जो विदुर का प्रिडिक्शन है पेंट करता है पूरी किंगडम को क्राइसिस में विद अ ब्लीक फ्यूचर अहेड अनलेस एक्शन इज टेकन टू अवॉइड डिजास्टर। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th क्वेश्चन, कैन वी सेड इट विदाउट द गेम ऑफ डाइस, महाभारत जो है वो पॉसिबल नहीं होती। so, इसका जो मेन आंसर है दैट इज नो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गेम ऑफ डाइस की वजह से सारी महाभारत होती है, इससे पहले और उसके बाद भी जो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसने लेड टू फॉरवर्ड करी फॉर द महाभारत। सो हियर इज योर आंसर दैट इज जो गेम ऑफ डाइस है वो प्ले करती है एक सिग्निफिकेंट रोल इन द महाभारत वॉर, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये बट इट वुड बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन अगर हम ये कहें कि सिर्फ विदाउट द गेम ऑफ डाइस महाभारत जो है कभी होती ही नहीं। सो जो महाभारत जो एक कॉम्प्लेक्स एपिक है जो कि स्पैन करती है मैनी जनरेशन एंड इंक्लूड करती है बहुत सारी स्टोरी लाइन्स, कैरेक्टर्स एंड थीम्स
एंड विद द गेम ऑफ डाइस बिटवीन पांडवास एंड कौरवास, ये बहुत ज़्यादा पाइवटल हो जाता है मोमेंट इन द नैरेटिव एंड देयर आर मेनी ओवर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल स्टोरी के लिए. सो गेम ऑफ डाइस जो है वो सर्व करता है एज अ कैटलिस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पांडवास एंड द कौरवास, एंड रिजल्ट करता है इन द पांडवास लूजिंग इन द किंगडम, एंड देन उनको रिटर्न करना पड़ता है. मतलब वो पांडवास अपने किंगडम को रिटर्न करते हैं, पहले वो 12 साल के वनवास के लिए जाते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है बिटवीन पांडवास एंड कौरवास, एंड किस चीज के ऊपर मेनली जेलिसी, राइवलरी एंड पावर स्ट्रगल. कंक्लूजन में अगर हम देखें तो गेम ऑफ डाइस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं महाभारत में, बट ये नहीं कह सकते हम कि इसके अलावा जो अगर ये नहीं होती है तो महाभारत पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि महाभारत जो एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्टेड नैरेटिव है, एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड अल्टीमेट कंक्लूजन जो कि होती है महाभारत. So with this we are on the last question of this video, that is what light जो है वो एपिसोड जो है थ्रो करता है on the male characters in the epic and the position जो है वुमेन्स की. So वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, एंड इसलिए मैंने आपके लास्ट में रखा ताकि जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं सो वो इस क्वेश्चन को समझ सके. सो महाभारत जो है एक एंशियंट इंडियन एपिक है जो कि प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द मेल कैरेक्टर्स एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी. सो इन टर्म्स ऑफ मेल कैरेक्टर जो महाभारत है ये प्रोवाइड करता है, ये पोर्ट्रे करता है एक डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सनालिटी. वो इंक्लूड करते हैं हीरोइंस, मतलब बहुत ज्यादा हीरोज, या सो मेल कैरेक्टर्स है, सो वो एक हीरोज दिखाता है, विलन्स दिखाता है, बहुत ज्यादा मोरली एम्बिग्यूस दिखाता है, एंड दोस हु आर मोरली एम्बिग्यूस. सो मेल कैरेक्टर्स जो है महाभारत में बहुत ज्यादा ब्रेव है, कनिंग है, नॉलेजेबल है, बट ऑल्सो फ्लॉड एंड प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स. तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. जो महाभारत है वो रिफ्लेक्ट करता है पैट्रियार्कल नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, वेयर जो मेन है उनको ग्रेटर पावर दी गई है एंड प्रिविलेज दिए गए ओवर कंपेयर टू वुमेन. वुमेन जो है वो रेलिगेटेड है टू द सेकेंडरी रोल्स, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओबीडिएंट रहे टू द मेन. हाउएवर महाभारत में जो है वेयर वुमेन जो है एक्सिबिट की गई है रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड करेज चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि द्रौपदी करती है व्हेन उनका चीरहरण होता है उसके आई थिंक उससे पहले ही, बाद में पता नहीं, बट या सो वो करती है इस चीज को क्वेश्चन उठाती है कि कैसे जो है मेरे हस्बैंड, मतलब दैट इज युधिष्ठिरा, या तो दैट इज युधिष्ठिरा, कि वो कैसे जो मुझे दांव पे लगा सकते हैं व्हेन ही इज हिमसेल्फ इज सोल्ड, मतलब जब वो मतलब एक टाइप से खुद ही बिके हुए हैं तो मुझे कैसे लगा सकते हैं, मैं अभी महारानी हूँ एंड वो बिक चुके हैं, मतलब वो एक टाइप से कहते हैं ना एक भिखारी एक रानी को कैसे दांव पे लगा सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी जो है द वाइफ ऑफ पांडवास, वो स्ट्रांग होती है, वो बहुत ज्यादा असर्टिव कैरेक्टर होता है जो कि रिफ्यूज करती है अपना साइलेंस और फाइट करती है फॉर हर जस्टिस. सिमिलरली गांधारी जो कि वाइफ होती है धृतराष्ट्र, या सो धृतराष्ट्र, सो वो एक वाइज और परस्पेक्टिव वुमेन होती है, परसेप्टिव वुमेन होती है, परसेप्टिव कैरेक्टर होते हैं जो कि चैलेंज करती है उनके हस्बैंड्स के एक्शन को एंड ट्राई करती है टू प्रिवेंट द वॉर. ओवरऑल जो महाभारत है प्रोवाइड करती है कॉम्प्लेक्स एंड नॉनसेंस पोर्ट्रेयल ऑफ मेल कैरेक्टर्स एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी. वेल जो एपिक है वो रिफ्लेक्ट करते हैं पेट्रियार्कल नेचर ऑफ टाइम. इट आल्सो डिपिक्ट्स वुमेन आर स्ट्रांग, इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट, चैलेंजिंग इन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस. सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली, बट यस एक चीज आपको बतानी है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वीडियो, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक देखी है तो आपको ये बताना है कि जिस समय आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस समय टाइम क्या हो रहा है. सबको ये बताना है कि जब भी आपने पूरी वीडियो देखी है तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो इस समय करंट टाइमिंग क्या हो रहा है आपको वो कमेंट में बताना है. सो अगर मैं आपको बताऊं मैं वीडियो कब बना रही हूँ, तो टाइमिंग इज 2:04 AM, लाइक 2:04 AM. सो रात के इस समय 2:04 हो रहे हैं. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ बिकॉज मुझे ये कल में प्रोवाइड भी करनी है आपको, क्योंकि परसों मॉर्निंग में आपका एग्जाम है. सो इन द मॉर्निंग आई विल प्रोवाइड यू दीज वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना.